तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल यस के लर्निंग पॉइंट पर। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग एकदम अच्छे से मस्त और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों चलिए, आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 12 के केमिस्ट्री के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। यानी कि आज हम लोग एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। लगभग दो से तीन चैप्टर आज हम लोग फाइनल करने वाले हैं। एकदम मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन को लाया हूँ, जिसे आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये हमारा केवल क्वेश्चंस होगा। अगर न्यूमेरिकल की बात आएगी तो आप लोग मैसेज यानी कि कमेंट कीजिएगा। हम लोग न्यूमेरिकल का भी क्लास लेकर आएंगे, जल्द लेकर आएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग क्वेश्चंस को अपने कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। क्वेश्चन देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये हमारे केमिस्ट्री का, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए कर रहा है, मोलर अवनमन स्थिरांक, यानी कि जो मोलर अवनमन स्थिरांक हमारा केएफ होता है वो क्या होता है। यानी कि हमें इसमें बताना है कि जो मोलर अवनमन स्थिरांक होता है क्या, आखिर जो हमारा मोलर अवनमन स्थिरांक केएफ है वो है क्या, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। तो मोलर अवनमन स्थिरांक को लिखेंगे, जब किसी विलेय का यानी कि जब किसी विलेय का 1 ग्राम, यानी कि जब किसी विलेय का 1 ग्राम अणु किसी विलायक यानी कि मान लीजिए पानी, पानी मतलब विलायक ही होता है, ठीक है, कि 1000 ग्राम में घुला होता है, तो विलायक में जो अवनमन होता है, यानी कहने का अर्थ यह है, जब किसी विलेय का 1 ग्राम अणु किसी विलायक का मतलब जो अपने अंदर घोलता है, ठीक है, कि 1000 ग्राम में घुला हो, तो उसमें जो विलायक होता है उसमें जो अवनमन का मतलब होता है दोस्तों कमी, जो उसमें कमी होता है वो हम मोलर अवनमन स्थिरांक कहलाता है। इसे हम लोग केएफ से प्रदर्शित करते हैं। तो जो मोलर अवनमन स्थिरांक होता है दोस्तों, उसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो केएफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा मोलर अवनमन स्थिरांक था। इसमें देखिए इसका सूत्र भी होता है डेल टीएफ। जो डेल टीएफ होता है, ठीक है, जो डेल टीएफ होता है वो हमारा हिमांक में अवनमन होता है, यानी कि हिमांक में कमी होता है। यानी कि जो हमारा डेल टीएफ होता है, यफ से सीधे सीधे यफ से समझिए, यफ से हमारा फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक, ठीक है। यानी कि डेल टीएफ का मतलब होता है हिमांक में अवनमन, यानी कि हिमांक में कमी। ये अनुक्रमानुपाती होता है मोललता के। मोललता मतलब ये हमारा अणुसंख्य गुणधर्म है, मूललता के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब देखिए डेल टीएफ जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो क्या आता है, नियतांक आता है। तो यही हमारा केएफ नियतांक आता है, और जो ये केएफ नियतांक आता है दोस्तों, यही हमारा मोलर अवनमन स्थिरांक होता है, ठीक है। ये हमारा मोलर अवनमन स्थिरांक होता है, ठीक है। यही जो केएफ हमारा अनुक्रमानुपाती आया है, यही हमारा मोलर अवनमन स्थिरांक होता है, और ये हमारा मोललता ही हो जाएगा। तो इसका हमारा सूत्र क्या निकलेगा, तो देखिए हमारे इसमें सूत्र निकलेगा डेल टीएफ बराबर केएफ इंटू मोललता। मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, विलेय का भार गुणे 1000, और ये हमारा बटा अणु, विलेय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन, ये विलायक का आयतन, यही हमारा मोललता का फॉर्मूला हो जाता है। तो यही हम लोग जब फॉर्मूला लगा लेते हैं तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाता है मोलर अवनमन स्थिरांक वाला, ठीक है। अब देखिए, अब जल के लिए केएफ का मान कितना होता है, 1.86, ठीक है, केल्विन केजी प्रति मोल होता है। यानी कि जल के लिए केएफ का मान इतना होता है, यानी कि 1.86 केल्विन केजी प्रति मोल होता है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है मोलर उन्नयन स्थिरांक। मोलर उन्नयन स्थिरांक यानी कि केबी, यानी कि मोलर उन्नयन स्थिरांक केबी से क्या समझते हैं। वो तो मोलर अवनमन स्थिरांक था, ये हमारा मोलर उन्नयन स्थिरांक है। देखिएगा, सबसे पहले ये समझ लीजिए, अवनमन होता है, अवनमन का मतलब कमी होता है, जबकि जो उन्नयन होता है, उन्नयन का मतलब वृद्धि होता है, ठीक है, अधिकता, ठीक है। उन्नयन का मतलब वृद्धि और अवनमन का मतलब कमी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करा है, मोलर उन्नयन स्थिरांक केबी से क्या समझते हैं, यह विलयन की मोललता से किस प्रकार से संबंधित है या किस प्रकार से भिन्न है, ठीक है। तो उत्तर में लिखेंगे किसी विलायक के, यानी कि किसी विलायक के 1000 ग्राम में, सेम उसी प्रकार इसका भी परिभाषा होगा, ठीक है। यानी कि किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी विलेय पदार्थ के 1 ग्राम अणु घोलने पर उसके क्वथनांक में होने वाले
यानी कि उसके क्वथनांक में दोस्तों, उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, हमने बताया कि जो उन्नयन होता है, उन्नयन का मतलब वृद्धि होता है, तो उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं, यानी कि मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे केबी से प्रदर्शित करते हैं या केबी से दर्शाते हैं। ठीक है, तो जो डेल टीबी होता है, हमने बताया कि जो डेल टीबी वो क्या है, क्वथनांक में उन्नयन है। ये बी से समझिए, बी से क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, और वहाँ पर मैंने एफ से बताया, एफ से फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो हमारा डेल टी एफ का मतलब क्वथनांक में उन्नयन होता है। ये अनुक्रमणपाती यम का मतलब क्या होता है, मूललता होता है। ठीक है, यम यानी मूललता के अनुक्रमणपाती होता है। और जब मूललता यानी कि जब ये हमारा अनुक्रमणपाती का चिन्ह हटता है तो क्या आता है, एक नियतांक आता है, तो नियतांक हमारा क्या आता है, इसमें केबी आता है। तो केबी ही क्या होता है, जो हमारा केबी होता है, यही हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है। यही हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है। ठीक है, ये हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है। जब मोललता का फॉर्मूला लगा देते हैं तो ये हमारा डेल टीबी बराबर केबी इंटू डब्ल्यू ए यानी कि विलेय का भार गुणे 1000 बटा विलेय का अणुभार गुणे विलायक का आयतन हो जाता है। यही हमारा इसका फॉर्मूला हो जाता है। अब यहाँ पर भी अब देखिए, ये मूललता यानी कि ये मोलल उन्नयन हमने बताया कि मोलल अवनमन के लिए H2O का जो केबी का मान होता है, ये केबी का देखिएगा, वहाँ पर केएफ था। ठीक है, वहाँ पर केएफ का, तो केएफ का क्या मान था, हमारा केएफ का मान हमारा 1.86 था, जबकि ये देखिए केबी दिया है। ठीक है, केएफ और केबी में अंतर है। ठीक है, जो केबी है, केबी के लिए 0.52 केल्विन केजी प्रति मोल है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है परासरण एवं विसरण में अंतर सहित बताइए। यानी कि हमें परासरण और विसरण में अंतर उदाहरण सहित बताना है। ठीक है, यानी जो परासरण होता है तथा जो विसरण होता है उसमें हमें अंतर बताना है। तो चलिए, एक और परासरण लिखेंगे, एक और विसरण लिखेंगे। तो पहला इसमें लिखेंगे परासरण में लिखेंगे, इनमें अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली SPM। ठीक है, ये इसमें SPM, ये हमारा अर्धपारगम झिल्ली होता है। ठीक है, यानी जो परासरण दाब होता है उसमें क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली उपस्थित होता है। विसरण में लिखेंगे, विसरण में अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है। यानी कि विसरण मतलब है कि विसरण में अर्धपारगम झिल्ली हो सकता है, लेकिन कोई आवश्यक नहीं है कि अर्धपारगम झिल्ली होगा ही। लेकिन जो हमारा परासरण होता है इसमें तो एकदम जरूरी है कि अर्धपारगम में झिल्ली हो। ठीक है, अब इसमें दूसरा देखिए, इनमें विलायक के कणों का प्रवाह एक दिशा में होता है। यानी कि जो परासरण होता है, परासरण में विलायक के जो कण होते हैं उनका जो प्रवाह होता है या उनका गति होता है वो केवल एक ही दिशा में होता है, जबकि जो विसरण होता है इनमें सभी कण अनेक दिशा में फैल जाते हैं। यानी कि जो विसरण होता है उसमें जो उनके कण होते हैं, विलेय के कण होते हैं, वो चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें तीसरा, किसमें, परासरण में तीसरा देखेंगे, यह केवल द्रव में ही हो सकता है। यानी जो परासरण होता है वो केवल द्रव में ही संभव हो सकता है, जबकि ये जो विसरण होता है वो ठोस, द्रव, गैस सब में, यानी कि तीनों में संभव हो सकता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा ये विसरण है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों में संभव हो सकता है, लेकिन ये जो परासरण होता है किस में, केवल द्रव में ही हो सकता है। ठीक है, द्रव में। अब देखिए चौथा, इसमें विलायक के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन होते हैं। ठीक है, यानी जो हमारा परासरण होता है इसमें जो विलायक के कण होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो विलायक के कण होते हैं अधिक सांद्रता यानी कि उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं या गति करते हैं, जबकि ये जो विसरण होता है, विसरण में इसमें कण कम सांद्रता से यानी कि कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करते हैं या जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें उदाहरण लेंगे। उदाहरण में जब देखेंगे तो उदाहरण में पहला लिखेंगे, पानी सोखने वाले पौधों की जड़ें परासरण का प्राकृतिक उदाहरण है। यानी कि जो भी हमारे पानी सोखने वाली जड़ें होती हैं वो हमारा परासरण प्राकृतिक उदाहरण है। परासरण का यानी कि वो हमारा परासरण का प्राकृतिक नेचुरल उदाहरण है, एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब दूसरा इसमें देखेंगे, किशमिश का जल में फूलना। जब हम लोग किशमिश को जल में डालते हैं तो देखते हैं 1 घंटे या 2 घंटे के बाद वो क्या होता है, फूल जाता है। तो जो उसमें फूलने का कारण क्या है, वो परासरण के कारण ही फूलता है। जो किशमिश होता है वो परासरण के कारण ही फूलता है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे, इसमें
विसरण वाले में एग्जाम्पल देखेंगे, इत्र की गंध विसरण के कारण फैलती है। यानी जो इत्र का मतलब जो सेंट होता है वो किसके, विसरण के कारण ही फैलता है। ठीक है, इसमें दूसरा देखेंगे, अगरबत्ती की सुगंध, अगरबत्ती की जो सुगंध होती है वो भी विसरण का ही कारण है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मूलरता व मूललता को परिभाषित कीजिए और यह किस प्रकार तापमान से भिन्न है, ये हमें बताना है। तो चलिए पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे मूलरता यानी कि मोलैरिटी। ठीक है, देखेंगे 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मूलरता कहते हैं। यानी कि 1 लीटर बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मूलरता कहते हैं। इसे हम लोग यम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है, इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। अगर आप लोगों को मोल प्रति लीटर नहीं याद है तो केवल आप लोग यम लिख के आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, मूलरता यम बराबर क्या होता है, डब्लू यानी कि विलेय का भार। ये हमारा क्या होता है, विलेय का भार होता है। ठीक, ये विलेय का अणु भार होता है। क्या होता है, अणु भार, विलेय का अणु भार होता है। और ये क्या होता है, आयतन होता है, विलयन का आयतन। ठीक है, ये विलयन का आयतन हो जाता है। ठीक है, यह तापमान पर निर्भर करता है। यानी जो हमारा मोलरता होता है, मोलैरिटी, जो मोलैरिटी होती है वो क्या, तापमान पर निर्भर करती है। ठीक है, अब देखेंगे मोललता को लिखेंगे मोलैलिटी। ठीक है, इसमें लिखेंगे 1 kg विलायक में, ये ध्यान दीजिए, विलायक में 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। यानी कि 1 kg विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। ठीक है, ठीक है, और जो मोललता होता है इसे यम से यानी कि स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका मात्रक मोल प्रति किग्रा होता है। ठीक है, मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी हमारा विलेय का भार होता है, विलेय का भार। ठीक है, ये हमारा विलेय का भार, ये विलेय का अणु भार गुणे 1000 अपन ये आयतन होता है। ये आयतन केजी में होता है। ठीक है, आयतन किसका आयतन, तो विलायक का आयतन। ठीक है, विलायक का आयतन होता है। ठीक है, यह ताप पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि जो मोललता, ये देखिएगा जो मोलरता होता है, जो मोलरता होता है ताप पर निर्भर करता है, जबकि जो मोललता होता है वो ताप पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, मूल अंश से आप क्या समझते हैं, मूल अंश से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखना है। यानी जो मूल अंश, यानी कि मूल अंश को ही मूल प्रभाज भी कहते हैं, उसका मतलब हमें बताना है। ठीक है, ठीक है, लिखिए मूल प्रभाज में लिखेंगे किसी विलयन में उपस्थित विलेय, यानी कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलेय के मोल तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या को मूल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई विलयन है उसमें 1 मोल है, मान लीजिए 2 विलेय हैं। ठीक है, 2 विलेय हैं तो 1 विलेय की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, ये हमारा यदि विलेय के लिए क्या, विलेय के लिए ए से लिखते हैं और जो विलायक होता है उसे बी से लिखते हैं। आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, उससे मतलब नहीं है, बस आप लोग समझना है कि क्या हम किस जगह पर लिख रहे हैं। ठीक है, यन क्या होता है, मोल होता है, मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणु भार। तो ये भार है, ये हमारा अणु भार है। ये हमारा विलायक का है तो ये हमारा भार बटे अणु भार। ठीक है, ये भी हमारा मोल होता है ये। ठीक है, तो क्या जो हमारा मोल प्रभार होता है, मोल प्रभार का फॉर्मूला क्या होता है, मोल बटा कुल मोलों की संख्या, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या, यानी कि विलेय की मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या क्या कहलाता है, ये हमारा मोल प्रभाज कहलाता है। नोट में लिखेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, जो मोललता यानी कि मोल प्रभाज होता है या मोललता कोई भी हो, उन दोनों का योग क्या होता है, 1 होना चाहिए। यानी कि मोल प्रभाज में जितने भी हमारे विलेय होते हैं उनका जो योग होता है क्या होता है, 1 के बराबर होता है। यदि 1 के बराबर नहीं है तो हमारा सवाल क्या है, गलत है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, प्रतिप्रासरण का उदाहरण सहित लिखिए। यानी कि प्रतिप्रासरण में लिखना है। तो चलिए प्रतिप्रासरण को लिखते हैं। ठीक है, तो प्रतिप्रासरण में लिखेंगे, यहाँ पर देखिए प्रतिप्रासरण में प्रासरण दाब से अधिक दाब सांद्र विलयन की ओर लगाने पर विलायक के अणु एसपीएम से होकर
तनु विलायक की ओर चले जाते हैं, जिसे प्रतिप्राशन कहते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा चित्र से हमने समझाया है। देखिए ये मान लीजिए एक प्रकार का पिस्टन है, ठीक है। ये हमारा पात्र है जिसमें हमने विलेन को रखा है और ये एक इसमें दीवार लगा दिया है, ठीक है, मान लीजिए, ठीक। जब ये जो हमारा पिस्टन है, जब इसको हम लोग फोर्स लगाते हैं, जब इसको दबाते हैं यानी कि फोर्स लगाते हैं, तो ये सांद्र विलयन का जो अशुद्ध है वो क्या होता है, ये इसमें गमन करने लगता है, यानी कि इधर भागने लगता है, इधर भागने लगता है, ठीक, इधर भागने लगता है। यही हमारा क्या तनु विलयन शुद्ध जल में ये जाने लगता है। यही क्या कहलाता है, हमारा प्रतिप्राशन कहलाता है। इसमें नोट में लिखेंगे, इसका उपयोग जल के शोधन में किया जाता है, ठीक है। ये जो अशुद्ध है, जब अशुद्ध जल इधर जाता है, तो जब अशुद्ध जल जाएगा तो क्या होगा, जब शुद्ध जल इधर आता जाएगा, अशुद्ध जल इधर, इधर जब अशुद्ध जल जाएगा तो इधर से शुद्ध जल बाहर निकलता जाएगा, ठीक है। तो इसका प्रयोग क्या होता है, जल के शोधन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी प्रतिप्राशन का प्रयोग जल के शोधन के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब लिखेंगे अगला क्वेश्चन, आदर्श और अनादर्श घोल क्या है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए आदर्श विलयन कहते किसे हैं। तो आदर्श विलयन उसे कहते हैं जो राउल्ट के नियम का पालना करता है, ठीक है। यानी कि आदर्श विलयन वह विलयन होता है जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, और जो राउल्ट के विलयन का पालन नहीं करता है वो क्या कहता है, अनादर्श विलयन होता है। तो चलिए लिखते हैं, आदर्श विलयन वह विलयन जो सभी सांद्रताओं में राउल्ट के नियम का पालन करता है, यानी कि जो राउल्ट के नियम का पालन करता है वह आदर्श विलयन है। इसमें डेल एच का मतलब क्या होता है, एंथैल्पी में एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, ठीक है, परिवर्तन, यानी कि इसमें एंथैल्पी में परिवर्तन का मान कितना होता है, 0 होता है। यानी जो आदर्श विलयन होता है उसमें एंथैल्पी परिवर्तन का मान 0 होता है। इसमें डेल भी का मान भी 0 होता है, ठीक है। डेल भी क्या होता है, वह आयतन परिवर्तन, ये हमारा जो डेल भी है क्या होता है, आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन, ठीक है। ये हमारा आयतन में परिवर्तन होता है। यानी कि इसमें डेल एच यानी एंथैल्पी में परिवर्तन का मान 0 होता है, इसमें डेल भी यानी कि आयतन में परिवर्तन का मान 0 होता है। और ये क्या होता है, एफ ए और बी, यानी कि अंतर बल, यानी कि जो इनके अंतर मतलब अंदर का बल जो होता है बराबर होता है, दोनों के अंदर का बल क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए अनादर्श विलयन वह विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते वो अनादर्श विलयन होते हैं। तो पहला लिखेंगे, इसमें डेल एच 0 के बराबर नहीं होता है, इसमें डेल भी 0 के बराबर नहीं होता है, इसमें जो अंतर बल यानी कि अंदर के जो बल होते हैं वो भी बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था। अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे, हेनरी के नियम की व्याख्या कीजिए। इसमें हमें हेनरी के नियम की व्याख्या करना के एच, ठीक है। हेनरी नियतांक क्या होता है, के एच होता है, ठीक है। हेनरी के नियम की व्याख्या कीजिए तथा इनकी सीमाएं लिखिए। क्या सीमाएं लिखना है, ठीक है। तो चलिए हेनरी के नियम की व्याख्या करते हैं, ठीक है। लिखेंगे हेनरी के नियम, ठीक। स्थिर ताप पर किसी गैस का द्रव में विलेयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। यानी हेनरी का नियम दोस्तों हमें यह कहता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस का द्रव में विलेयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है, यानी कि आंशिक दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। अब ये देखिए पी क्या है, आंशिक वाष्प दाब यानी कि आंशिक दाब है, और ये क्या है, अनुक्रमानुपाती है कि यक्स, यानी कि यक्स क्या होता है, ये मूल अंश होता है, ये क्या है, गैस का है, गैस, ठीक है। जब ये हमारा अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो क्या आता है, एक नियतांक आता है, और ये जो नियतांक आता है के एच, यही हमारा क्या होता है, हेनरी का स्थिरांक होता है, हेनरी स्थिरांक होता है, ठीक है। ये हमारा इसका फॉर्मूला था, यानी कि पी बराबर के एच इंटू यक्स। ये जो P होता है वह आंशिक दाब होता है, के एच क्या होता है, हेनरी स्थिरांक होता है, यक्स जो ये हमारा मूल अंश होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग सीमाएं लिखेंगे, ठीक है। अब इसकी हम लोग सीमाएं लिखेंगे, तो इसकी सीमाएं में लिखेंगे दोस्तों, सीमाएं तापमान स्थिर रखना पड़ता है, यानी कि हेनरी के नियम में तापमान क्या होता है, स्थिर रखना पड़ता है। तापमान स्थिर रहेगा तभी हेनरी स्थिरांक की सीमाएं बता सकते हैं, ठीक है। तापमान बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, तापमान स्थिर भी रहना चाहिए बट तापमान बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, मीडियम में रहना चाहिए, ठीक है।
दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, जो दाब यानी कि प्रेशर है, प्रेशर को भी कम होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पराशर दाब को परिभाषित कीजिए। पराशर दाब, ठीक है, पराशर दाब को परिभाषित करना है। आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि पराशर दाब एक अणुसंख्य गुणधर्म है? हमें कैसे बताएंगे कि जो पराशर दाब है क्या है? अणुसंख्य गुणधर्म है। अणुसंख्य गुणधर्म का मतलब जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए अब पराशर दाब लिखते हैं। ऑस्मोसिक प्रेशर होता है। ठीक है, लिखेंगे वह न्यूनतम दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे, यानी कि वह न्यूनतम दाब, वह कम से कम दाब, वह थोड़ा से थोड़ा दाब या वह कम से कम दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे, यानी कि परासरण की क्रिया को जो रोक देता है या परासरण की क्रिया को यानी कि गति को अवरोध करता है, उसे ही पराशर दाब कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं या पाई से भी प्रदर्शित करते हैं। पी बराबर सी आर टी होता है। सी क्या होता है? देखिए पी हमारा क्या होता है? पराशर दाब होता है। सी क्या होता है? हमारा सांद्रता होता है। आर क्या होता है? आर हमारा गैस नियतांक होता है। और टी क्या होता है? टी तो आप लोग जानते ही हैं क्या होता है? ताप होता है। ठीक है, अब देखिए सी बराबर क्या होता है? सी बराबर एन अपान भी होता है, यानी कि सांद्रता बराबर एन अपान भी होता है। तो पी बराबर एन अपान भी आर टी हो जाएगा। तो जब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पी बी बराबर एन आर टी। ये जो पी बी बराबर एन आर टी होती है, ये हमारा पराशर दाब का फॉर्मूला होता है। इसे हम लोग आदर्श गैस समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए पी क्या हो जाता है? पी हमारा पराशर दाब होता है। भी क्या होता है? आयतन होता है। ठीक, एन क्या होता है? मोल होता है। आर क्या होता है? हमने बताया गैस नियतांक होता है। और जो टी होता है वो हमारा ताप होता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है? मोलों की संख्या अधिक होने पर पराशर दाब अधिक होगा, यानी कि जब मोलों की संख्या अधिक होगी तो क्या होगा? पराशर दाब भी अधिक होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे वान ठाप गुणांक, यानी कि आई। वान ठाप गुणांक क्या है? एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए वान ठाप गुणांक को लिखते हैं। लिखेंगे वान ठाप गुणांक, जब कोई विलेय पदार्थ विलयन में वियोजित या संयोजित होता है, यानी कि जब कोई विलेय पदार्थ विलयन में वियोजित या संयोजित होता है तो वान ठाप गुणांक का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कोई विलयन होता है, जो विलेय होता है वो विलयन में वियोजित हो जाए या संयोजित हो जाए तो क्या प्रयोग किया जाता है? तो वान ठाप गुणांक का ही प्रयोग किया जाता है। यानी कि जैसे NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड को ले लीजिए, जब इसको जल में डाला जाता है तो क्या होता है? Na+ बाहर निकल जाता है, Cl- बाहर निकल जाता है, ये दोनों निकल जाते हैं। यहाँ पर आई का मान कितना हो गया? 1 1 2, यानी कि आई का मान 2 बार 2, यानी कि 2 कंपोनेंट में क्या हुए हैं? टूटे हैं, तो क्या हो गया? 2, इनका आई का मान 2 हो गया। वान ठाप गुणांक क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए आई का मान 1, ठीक है, आई बराबर 1 दिया है। 9 बिलियन 9 संयोजन, यानी कहने का अर्थ यह है जब आई का मान 1 होता है, तो 9 तो वियोजन होता है, 9 ही संयोजन होता है। 9 ही वियोजन होगा, 9 ही संयोजन। कब? जब आई का मान 1 हो। जब आई का मान 1 से अधिक होगा तो क्या होगा? वियोजन होगा। और जब आई का मान लेस दिया है, यानी कि कम, जब आई का मान 1 से कम होगा तो हमारा संयोजन होगा। और जब ग्रेटर दिया यानी कि आई का मान 1 से अधिक होगा तो वियोजन होगा। जब आई इक्वल होगा 1 के तो 9 तो वियोजन होगा, 9 ही संयोजन होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संपरासरी विलयन किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए। हमें संपरासरी विलयन समझाना है। ठीक है, लिखेंगे ऐसे 2 विलयन जिनके पराशर दाब समान होते हैं, यानी कि जिस विलयन के पराशर दाब समान होते हैं उसे क्या कहते हैं? परासरी कहते हैं, यानी कि संपरासरी कहते हैं। ठीक है, संपरासरी विलयन भी कहते हैं। जिसका क्या होता है? पराशर दाब समान होता है, उसे हम लोग संपरासरी विलयन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है मूललता व मूल प्रभाज के बीच संबंध लिखिए। तो मूललता और मूल प्रभाज के बीच संबंध लिखना है। तो मूललता का फॉर्मूला तो ये होता है विलेय के भार गुणे 1000 बटा विलेय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन होता है। ठीक है, अब देखिए मूल अंश बराबर क्या होता है? मूल अंश
तो देखेंगे मोल अंश बराबर क्या होता है, मोल अंश बराबर एक्स ए बराबर एन ए अपन एन बी होता है बराबर, इसका हम लोग मूल प्रभाज का फॉर्मूला इतना हो जाता है। ठीक, इसमें दोनों में हमें क्या लिखना था, संबंध लिखना था। तो एक्स ए बराबर डब्ल्यू ए गुणे एम ए, ठीक, बटा एम ए गुणे डब्ल्यू बी हो जाता है, और ये 1000 बटे में 1000 हो जाता है। अब देखिए डब्ल्यू ए एम ए डब्ल्यू बी और 1000, इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पर मूलरता, क्योंकि मूलरता का फार्मूला होता है, मूलरता यम बराबर क्या होता है, डब्ल्यू ए गुणे 1000 अपान यम ए गुणे क्या होता है डब्ल्यू बी, यही तो होता है मूलरता का फार्मूला, ये सेम सेम तो है, डब्ल्यू ए यम ए 1000 गुणे डब्ल्यू बी, ये इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, मूलरता लिख सकते हैं। तो एक्स ए बराबर मूलरता गुणे यम बी अपान 1000, यही हमारा इसका संबंध होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, अणुभार विलेय का, बी क्या होता है, अणुभार तो होता ही है। ठीक है, ये हमारा इसका संबंध था। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे। वाष्प दाब से आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं, विलयन के वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन एवं मूल प्रभाज के बीच संबंध का व्यंजक लिखिए। ठीक है, चलिए लिखते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये हमारा हेडिंग रहेगा। तो लिखेंगे इसमें वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन अणुसंख्य गुणधर्म होता है। किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज या मूल अंश के बराबर होता है, इसे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ठीक है, ये हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी नॉट बी माइनस पी अपान पी नॉट बी बराबर क्या होता है यक्स एन, यानी कि मूल प्रभाज ए होता है, ए है। ठीक है, ए होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, ये हमारा क्या है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये हमारा पूरा क्या है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का ये हमारा व्यंजक है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं, क्वथनांक में उन्नयन और विलेय के मूलक द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। तो चलिए लिखते हैं क्वथनांक में उन्नयन, लिखेंगे जब किसी द्रव में अवाष्पशील पदार्थ को घोला जाता है तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, इसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, इसे डेल टीवी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें डेल टीवी क्या है, वो हमारा क्वथनांक में उन्नयन है बराबर टीबी माइनस टी नॉट बी होता है। जो टी नॉट बी है वो हमारा क्या होता है विलायक का क्वथनांक होता है, और ये टीबी क्या है विलयन का क्वथनांक है। ठीक है, तो डेल टीबी बराबर अनुक्रमानुपाती यम हो जाएगा, यम क्या होता है मूललता होता है, और यहाँ पर जब अनुक्रमानुपाती हटता है तो क्या आ जाता है के बी आ जाता है। हमने बताया था के बी क्या है मूलल उन्नयन स्थिरांक है। ठीक है, के बी क्या है मूलल उन्नयन स्थिरांक है। तो डेल टीबी बराबर के बी डब्ल्यू ए गुणे 1000 अपन एम ए इंटू डब्ल्यू बी हो जाएगा, क्योंकि मूललता का ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हिमांक में अवनमन की व्याख्या कीजिए। हिमांक में अवनमन तथा विलेय के मूलक द्रव्यमान में अवनमन में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे हिमांक में अवनमन, जब किसी द्रव युक्त विलयन में अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो उस विलयन का हिमांक में अवनमन या कमी आ जाती है, यानी कि जब किसी अवाष्पशील विलय में, यानी कि जब किसी शुद्ध विलय या यानी कि अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है, यानी कि जब किसी विलयन में, ठीक है, जब किसी शुद्ध विलयन में अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो उस विलयन में हिमांक में क्या हो जाता है अवनमन, यानी कि कमी हो जाती है, इसे ही हिमांक में अवनमन कहते हैं, इसे डेल टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। डेल टी एफ बराबर क्या होता है टी एफ नॉट माइनस टी एफ होता है, टी एफ नॉट माइनस टी एफ होता है। ठीक है, तो डेल टी एफ अनुक्रमानुपाती क्या होता है यम, यानी कि मूललता के, तो डेल टी एफ जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो क्या होता है एक नियतांक आता है के एफ को ही क्या कहते हैं तो हमारा हिमांक अवनमन स्थिरांक होता है। तो डेल टी एफ बराबर क्या हो जाएगा के एफ, हमारा मूललता का फॉर्मूला लग जाता है। ठीक है, यही हमारा इसका व्यंजक हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कर राउल्ट के नियम को समझाइए। मोस्ट आई एम पी है। ठीक है, ये हमारा राउल्ट का नियम, तो लिखेंगे राउल्ट का नियम, लिखेंगे किसी वाष्पशील पदार्थ, यानी कि किसी वाष्पशील पदार्थ के मिश्रण का कुल, यानी कि किसी वाष्पशील पदार्थ के मिश्रण का कुल वाष्प दाब उसके अवयवों के आंशिक दाब के समानुपाती होता है, यानी कि किसी वाष्पशील पदार्थ के मिश्रण का कुल वाष्प दाब उसके अवयवों के आंशिक वाष्प दाब के समानुपाती होता है, यानी कि कुल वाष्प दाब बराबर पी ए प्लस पी बी का होता है, यानी कि वाष्पशील पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब उसके मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये हमारा राउल्ट का नियम है। अब इसका हम लोग व्यंजक देखते हैं, तो पी
ए अनुक्रमानुपाती यक्स ए क्या है, ये हमारा मूल प्रभाज है। ठीक है, तो पी ए बराबर, ये हमारा अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो पी नॉट ए आ जाएगा, ये यक्स ए रहेगा ही। ठीक है, जहाँ पी नॉट बी क्या है, पी नॉट ए क्या है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। शुद्ध ये हमारा जो है, ये हमारा शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। ठीक है, तथा इसे हम लोग एक इससे भी लिख सकते हैं, पी बी अनुक्रमानुपाती यक्स बी भी लिख सकते हैं, पी बी बराबर पी नॉट बी यक्स बी। यहाँ पर ये जो पी नॉट बी ये भी हमारा शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे अतः कुल राउल्ट नियम से, यानी कि कुल राउल्ट के नियम से क्या हो जाएगा, पी टी बराबर पी ए प्लस पी बी हो जाएगा, पी टी बराबर पी ए प्लस पी टी हो जाएगा। ठीक है, इसमें पहला क्या हो जाएगा, केस कब बनेगा, दो केस बनते हैं जब दोनों यौगिक वाष्पशील हों, यानी कि दोनों जो यौगिक उसमें हैं जो वाष्पशील हों, तो फॉर्मूला क्या हो जाए, पी बराबर पी नॉट ए यक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू यक्स बी हो जाएगा। ठीक है, और जब दूसरा केस में जब एक वाष्पशील तथा दूसरा यौगिक वाष्पशील हो तो पी नॉट बी माइनस पी अपान पी नॉट बी बराबर यक्स ए, ये हमारा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब इसमें देखेंगे राउल्ट के नियम की सीमाएं। ठीक है, तो इसमें राउल्ट के नियम की सीमाएं लिखेंगे, यह नियम तनु विलयन पर लागू होता है, यानी कि जो राउल्ट का नियम है दोस्तों तनु विलयन पर लागू करता है, यानी कि सांद्र विलयन पर लागू नहीं करता है। जो राउल्ट का नियम है वो केवल तनु विलयन पर लागू होता है, यानी कि सांद्र विलयन पर लागू नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अवाष्पशील विलेय तथा वाष्पशील विलायक से बने विलयन के लिए राउल्ट की नियम की व्याख्या कीजिए, इस नियम का गणितीय व्यंजक भी प्राप्त कीजिए। तो चलिए दोस्तों लिखते हैं, इसे लिखेंगे, यदि अवाष्पशील विलेय को, यानी यदि जब अवाष्पशील विलेय में वाष्पशील विलायक में, यानी कि देखिए क्या होगा, जब वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है, इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, यदि अवाष्पशील विलेय को वाष्पशील विलायक में मिलाया जाता है, या जब वाष्पशील विलायक में, यानी कि वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो वाष्प दाब में अवनमन यानी कि कमी हो जाती है, जिसे विलयन का वाष्प का आपेक्षिक अवनमन कहा जाता है, जो विलयन के मूल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, पी नॉट बी माइनस पी अपान पी नॉट बी बराबर यक्स ए की। जो पी नॉट बी होता है विलायक का वाष्प दाब होता है, यानी कि विलायक क्या होता है, H2O का वाष्प दाब होता है, पी क्या होता है, ये हमारा विलयन का कुल वाष्प दाब होता है, और ये यक्स ए क्या होता है, यक्स ए हमारा मूल प्रभाज यानी कि मोल अंश होता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा पहला चैप्टर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन था दोस्तों। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरे चैप्टर के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो दोस्तों अब ये हमारा दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन शुरू होते हैं। हमारा यहाँ से दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन यानी कि वैद्युत रसायन का ये हमारा चैप्टर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन शुरू होता है। चलिए अब इसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अवघट्ट की व्याख्या कीजिए तथा उदाहरण सहित समझाइए। यानी कि जो प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अवघट्ट होते हैं उनकी हमें व्याख्या करना है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, लिखेंगे प्रबल विद्युत अवघट्ट लिखेंगे, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। जब किसी पदार्थ को जल में डाला जाता है और वह उसका जो आयन होते हैं वो पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, तो उसे हम लोग प्रबल विद्युत अवघट्ट कहते हैं। जैसे NaCl, जब NaCl को जल में डाला जाता है तो Na प्लस और Cl माइनस बाहर निकल जाता है। HCl, जब HCl को जल में डाला जाता है H प्लस और Cl माइनस बाहर निकल जाता है। जब KCl को डाला जाता है तो KCl में K प्लस और Cl माइनस बाहर निकल जाता है। ठीक है, NaOH, जब NaOH को डाला जाता है तो Na प्लस और OH माइनस बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब H2SO4, जब H2SO4 को जल में डाला जाता है तो 2H प्लस और SO4 माइनस 2 बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड होता है। ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये हमारा क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है। और ये हमारा क्या होता है, NaOH यानी कास्टिक सोडा इसे ही कहते हैं या सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ये हमारा क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसे ही तेजाब कहते हैं। ठीक है, ये हमारा इसका नाम था। ठीक है, अब लिखेंगे दुर्बल विद्युत अवघट्ट में लिखेंगे, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, यानी कि वह पदार्थ जिसको जल में डालने पर पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं उन्हें दुर्बल विद्युत अवघट्ट कहते हैं। जैसे ZnCl2, इसको जल में डालने पर वियोजित होता है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं होता है। ठीक है, H2CO3, इसको भी जल में डाला जाता है तो पूर्णतः वियोजित नहीं होता है। CH3COOH, ये हमारा क्या होता है,
ZnCl2 ये क्या होता है, ये हमारा जिंक क्लोराइड होता है। ये हमारा H2CO3 यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ये हमारा एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, इसको जल में डालने पर ये पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है चालकत्व। चालकत्व को परिभाषित कीजिए। चालकत्व एवं प्रतिरोध में संबंध लिखिए। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं चालकत्व। चालकत्व आखिर क्या होता है, तो जो प्रतिरोध होता है दोस्तों, चालकत्व प्रतिरोध बराबर क्या होता है, यानी कि सॉरी चालकत्व बराबर क्या होता है, चालकत्व जो होता है हमारा, ठीक है, चालकत्व जो होता है वो हमारा प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है, प्रतिरोध का उल्टा होता है, यानी कि जी। ठीक है, तो चालकत्व लिखेंगे प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, यानी प्रतिरोध के उल्टे को, जो प्रतिरोध का उल्टा होता है उसे क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। ठीक है, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी कि इसे सी से प्रदर्शित करते हैं या जी से भी दिखाते हैं, यानी कि इसे सी या जी से भी प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जी बराबर या सी बराबर 1/r। ठीक है, और आर बराबर क्या होता है, हम लोग आर बराबर जानते हैं V बराबर V/I होता है। क्यों, क्योंकि ये से हमारा ओम के नियम से होता है, ओम के नियम से होता है। ठीक है, और ओम के नियम से तो वोल्ट भी क्या होता है, विभवांतर अपान आई, यानी क्या होता है धारा, तो वोल्ट इसका मात्रक वोल्ट होता है, इसका एम्पियर, वोल्ट एम्पियर हो जाता है। ठीक है, वोल्ट एम्पियर इसका हमारा मात्रक हो जाता है। तो अब हम लोग जब इसका चालकत्व का मात्रक लिखेंगे तो ओम इनवर्स या मो इनवर्स या सीमेन इनवर्स होता है। ठीक है, क्योंकि हमारा प्रतिरोध क्या था, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, जब नीचे में है तो उस ऊपर ले जाएंगे तो क्या इनवर्स उसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है विद्युत अपघटन का फैराडे का नियम, प्रथम नियम लिखिए। तो चलिए प्रथम नियम को लिखते हैं। प्रथम नियम लिखेंगे किसी इलेक्ट्रोड पर, यानी किसी इलेक्ट्रोड पर प्राप्त पदार्थ की मात्रा, यानी कि किसी इलेक्ट्रोड पर प्राप्त पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। ठीक है, यानी कि W अनुक्रमणपाती Q के होती है। ठीक है, तो W बराबर, यानी जब अनुक्रमणपाती हटता है तो क्या नियतांक आ जाता है Z Q हो जाता है। ठीक है, Q बराबर हम लोग जानते हैं I/T होता है। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। W बराबर I/T, Q के स्थान पर क्या लिख देंगे, IT लिख देंगे, तो W बराबर ZIT हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। जहाँ जहाँ पर लिख देंगे Q हमारा क्या है, Q तो हमारा आवेश होता है। ठीक, I क्या है, धारा है, T क्या है, समय है। ठीक है, Z क्या है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है, Z क्या है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है। ठीक है, अब देखिए Z बराबर E/F होता है, E/F होता है। ठीक है, F जो है फैराडे नियतांक होता है, फैराडे नियतांक का मान कितना होता है, 96,500 होता है। ठीक है, तो Z बराबर E/96,500 हो जाएगा, क्योंकि फैराडे का इतना मान होता है। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण 1 से। अब लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, W बराबर, अब Z था तो Z के स्थान पर Z का मान, ये Z का मान रख देंगे, तो E बराबर Z का मान इतना हो जाएगा E/96,500, और यहाँ पर IT तो IT हो जाएगा, और गुणे यन, नीचे यन आ जाएगा। ठीक है, ये जो यन होता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है। ठीक है, ये हमारा इसका फार्मूला हो जाता है W बराबर E/I/T/96,500 गुणे यन। ये हमारा किसका फार्मूला होता है, फैराडे के प्रथम नियम का फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखेंगे विद्युत अपघटन का फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे के द्वितीय नियम को स्पष्ट करें। चलिए अब फैराडे के द्वितीय नियम को लिखते हैं। लिखेंगे फैराडे का द्वितीय नियम। ठीक है, लिखेंगे किसी दो भिन्न भिन्न, ठीक है, किसी दो भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य के, यानी कि कोई दो भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य के इलेक्ट्रोडों को श्रेणी क्रम में जोड़कर उसमें समान समय में समान धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। ठीक है, ये हमारा फैराडे का द्वितीय नियम है, यानी क्या कर रहा है, W अनुक्रमणपाती E क्या होता है हमारा, E हमारा तुल्यांकी भार होता है। ठीक है, यही हमारा फैराडे का द्वितीय नियम है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है निर्दिष्ट समीकरण तथा रासायनिक सेलों में इसका एक अनुप्रयोग लिखिए। तो हमारा देखिए ये हमारा क्या होता है, निर्दिष्ट समीकरण ई सेल बराबर होता है, ई सेल बराबर क्या होता है, ई सेल बराबर होता है E0 सेल -0.0591 अपान n log बेस्टेन होता है, बेस्टेन होता है। और एक कोष्टक में एनोड बटा कैथोड होता है। जो एनोड होता है वह ऑक्सीकरण के लिए होता है, जो कैथोड होता है क्या होता है, अपचयन के लिए होता है। ठीक है,
ठीक है, ये हमारा उतना होता है। अब देखिए इसमें जहाँ जहाँ इसमें लिखेंगे, जहाँ आर क्या होता है, आर बराबर कितना होता है, आर बराबर 0.314 होता है। टी बराबर 298 केल्विन पर होता है। एफ हमारा 96,500 इसका मान होता है। उपयोग में लिखेंगे, सेल का विभव ज्ञात करने के लिए किया जाता है, यानी जो निर्दिष्ट समीकरण उसका प्रयोग क्या होता है, सेल पर विभव प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं, यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव से आप लोग क्या समझते हैं, लिखेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव, यानी कि 25 डिग्री पर किसी इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभवांतर या इलेक्ट्रॉन का कार्य मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसे ई सेल से दर्शाते हैं, इसका मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, यानी कि ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे, विशिष्ट चालकता एवं मोलर चालकता में अंतर लिखिए। तो पहले लिखेंगे विशिष्ट चालकता में लिखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोधकता, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम यानी कि उल्टे को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे के से प्रदर्शित करते हैं। के क्या होता है, कप्पा होता है। ठीक है, के बराबर 1/रो होता है, और रो बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, RA/L होता है, RA/L होता है। ठीक है, सांद्रता कम करने पर विशिष्ट चालकता कम हो जाती है, यानी कि जब सांद्रता को घटाया जाता है तो क्या होता है, विशिष्ट चालकता का मान भी कम हो जाता है। ठीक है, अब लिखिए मोलर चालकता लिखेंगे, एक मोल वैद्युत अपघट्य यानी कि एक मोल वैद्युत अपघट्य युक्त विलयन चालकता उसकी मोलर चालकता कहलाती है। इसे डेलियम से प्रदर्शित करते हैं। डेलियम यानी कि डेल नहीं, सॉरी, ये हमारा लैम्डा होता है। ठीक है, लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा एम बराबर के गुणे 1000 यम होता है। के क्या होता है, हमारा कप्पा होता है, विशिष्ट चालकता, और यम हमारा सांद्रता होता है। यानी लिखेंगे सांद्रता कम करने पर मोलर चालकता बढ़ जाती है, यानी कि जब सांद्रता का मान कम करते हैं तो मोलर चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या रहा है, अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो चलिए लिखेंगे इलेक्ट्रोड विभव, किसी धातु की छड़ को उसके विलयन में डालने पर कुछ, यानी कि जब किसी धातु की छड़ को उसके विलयन में डालने पर छड़ धनावेशित और विलयन ऋणावेशित हो जाता है, इसके मध्य इलेक्ट्रॉन का कार्य इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ठीक है, तो इसके हम लोग अब इसका निर्भर लिख देंगे कि किस पे निर्भर करता है। पहला लिखेंगे धातु चालक की प्रकृति पर एवं आयनों पर निर्भर करता है। दूसरा विलयन के ताप पर भी निर्भर करता है, क्या, इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, अब तीसरा लिखेंगे विलयन की मोलरता पर तथा सांद्रता पर, दोनों पर निर्भर करता है। चौथा विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ठीक है, नोट में लिखेंगे इलेक्ट्रो पोटेंशियल यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रोड विभव होता है वो दाब पर निर्भर नहीं करता है, दाब प्रेशर पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये हमारा प्रेशर पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है विद्युत अपघटनी सेल तथा गैल्वेनिक सेल में अंतर लिखना है, यानी कि विद्युत अपघटनी सेल तथा गैल्वेनिक सेल में अंतर लिखना है। इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इस प्रकार के सवाल आपकी परीक्षा में आते हैं। ठीक है, तो चलिए एक और लिखेंगे विद्युत अपघटनी सेल, दूसरे और लिखेंगे गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो लिखेंगे पहला इसमें विद्युत अपघटनी सेल में, यह सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, यानी जो विद्युत अपघटनी सेल होता है वो ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और गैल्वेनिक जो सेल होता है वह यह सेल जो होता है, ठीक है, ये जो सेल होता है गैल्वेनिक सेल जो होता है वह रासायनिक ऊर्जा को, ये हमारा रासायनिक लिखा है, रासायनिक सेल को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी कि जो ये हमारा देखिए इसमें विद्युत अपघटनी जो सेल होता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में बदलता है, और जो गैल्वेनिक सेल होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब देखिए इसमें दूसरा पॉइंट, यह सेल एक ही पात्र में होता है, यानी कि विद्युत अपघटनी सेल में यह सेल एक ही पात्र में होता है। गैल्वेनिक सेल में यह सेल दो पात्रों में अलग अलग विलयन में होता है। इसमें अब यहाँ पर इसमें एनोड धनात्मक व कैथोड ऋणात्मक होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें एनोड ऋणात्मक तथा कैथोड क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, और इसमें चौथा, यह अस्वतः ऋणात्मक अभिक्रिया देता है, और यह अस्वतः ऋणात्मक अभिक्रिया देता है, अस्वतः नहीं स्वतः। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे सेल नियतांक का अर्थ क्या होता है। सेल नियतांक लिखेंगे किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफलों के अनुपात को क्या कहते हैं, सेल नियतांक कहते हैं। मात्रक क्या होता है, मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, ये हमारा मीटर इनवर्स
इसका मात्रक होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है प्राथमिक सेल क्या होते हैं, शुष्क सेल का वर्णन संक्षेप में कीजिए। तो लिखेंगे वे सेल जिन्हें पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता वे प्राथमिक सेल होते हैं, यानी कि वह सेल जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद फिर से उपयोग नहीं किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल कहते हैं। इसका उदाहरण क्या हो जाता है, शुष्क सेल होता है। ठीक है, ये हमारा शुष्क सेल जो होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन लिखेंगे द्वितीयक सेल। ठीक है, द्वितीयक सेल क्या है, इसे संचायक सेल क्यों कहा जाता है। ठीक है, लिखेंगे वे सेल, द्वितीयक सेल में लिखेंगे वे सेल जिन्हें पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, चार्ज किया जा सकता। ठीक है, जो जिसे पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता वो प्राथमिक सेल, और वे सेल जिन्हें पुनः चार्ज किया जा सकता है और बार बार उपयोग में लाया जा सकता है उनका प्रयोग स्वचालित वाहनों में करते हैं। शीशा संचायक सेल व्यापारिक सेल का उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऊर्जा संचय होता है इसलिए संचायक सेल भी कहलाता है, यानी इसमें ऊर्जा का संचय होता है। ये ध्यान दीजिएगा, द्वितीयक सेल में ऊर्जा का संचय होता है इसलिए इसे क्या कहते हैं, संचायक सेल कहते हैं। और इसमें क्या होता है, सेल जिन्हें पुनः चार्ज किया जा सकता है, इसमें सेल को पुनः चार्ज किया जा सकता है तथा उन्हें बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, ये हमारा द्वितीयक सेल होता है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है आयनों के स्वतंत्र अभिगमन के कोलराउस नियम को समझाइए, इस नियम के अनुप्रयोग को बताइए। यानी कि इसमें हमें कोलराउस के नियम को लिखना है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। कोलराउस का नियम लिखेंगे किसी प्रबल वैद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता, यानी कि किसी प्रबल वैद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता यानी कि डेल एम यानी कि लैम्डा एम उसके धनायन व ऋणायन की चालकता के योग के बराबर होता है। उदाहरण के लिए क्या हो जाता है, लैम्डा नॉट HCl बराबर लैम्डा, ये हमारा आंशिक वाष्प दाब होता है, आंशिक दाब H प्लस या लैम्डा आंशिक Cl माइनस। ठीक है, और ये हमारा NaCl के लिए लैम्डा आंशिक Na प्लस प्लस ये हमारा लैम्डा आंशिक Cl माइनस होता है। ठीक है, इसका अनुप्रयोग लिखेंगे, जो कोलराउस का नियम होता है इसका अनुप्रयोग लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे पहला वियोजन की मात्रा ज्ञात करने के लिए, यानी जो कोलराउस का नियम होता है उसके वियोजन की मात्रा ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की चालकता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ये क्या था, हमारा कोलराउस का नियम था। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में हमारे यही इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। चलिए, तो दोस्तों हमने 2 चैप्टर यानी कि पहले चैप्टर विलयन तथा दूसरे चैप्टर वैद्युत रसायन के मोस्ट IMP क्वेश्चन को हमने किया आज के सेक्शन में। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को एकदम वीडियो एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग एकदम अच्छे से अपने बोर्ड की तैयारी में लग जाइए और एकदम अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।